इस ऑपरेशन का जो नाम है उसे लेने में मुझे बेहद शर्म आती है, क्योंकि ये पहलगाम में हमारी जो 26 लोगों की हत्या हुई, ये उसके लिए एक भावुकता तो ज़रूर पैदा करता है, लेकिन अब तक उन चारों आतंकवादियों में से एक भी पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन आज सेनाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकवादियों ने हमला किया, हम उनके नाम तक नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सदन के नेता हैं, वो आए तक नहीं विपक्ष के लोगों से मिलने। कौन लोग जानते हैं कि वो कौन लोग थे? वो आए कैसे? आके चले कैसे गए? 26 लोगों की हत्या में वक़्त लगता है। हर एक से उन्होंने डायलॉग बाज़ी की। पहले पूछा, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़ो, मोदी से कह देना। इस तरह एक पूरी कहानी की तरह उन्होंने बात की, फ़िल्मी ड्रामा किया और चले गए। यानी कि कम से कम आधा घंटा तो लगा होगा ना? जानें गई हैं, तमाशा नहीं हो रहा है, एआई की कोई पिक्चर नहीं चल रही है। खून उबल जाता है कि आज भी हम नहीं जानते उन आतंकवादियों के नाम क्या थे, किसने भेजा, कैसे आए, कहाँ चले गए, आसमान निगल गया, ज़मीन खा गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज़ और मेरा नाम युवराज। भारत ने पिछले कई सालों से आतंकवादी हमले देखे हैं और सहे हैं, जो कि अगर हम बात करें तो 26/11 का मुंबई अटैक हो, पुलवामा हो, और जो एक रीसेंट टेररिस्ट अटैक था जो पहलगाम में हुआ, जिसमें 26 निर्दोषों की जान गई। तो भारत ने ये सारी चीज़ें देखी हैं और ये सारी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उनके सारे के सारे जो एक लीडरशिप है, वो बैठा हुआ है पाकिस्तान में। उनके लिंक्स सबके सब पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते हैं। भारत ने कई बार एक स्टेप्स उठाने का ट्राई किया है कि कैसे आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। इंटरनेशनल फोरम जैसे कि यूएन हो, एफएटीएफ हो, ऐसे कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके सामने भी अपनी एक अपील रखी है कि पाकिस्तान इन सब पे काम करे। पर पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कैसे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं, और इस बार सिर्फ मिलिट्री कैंप्स पे नहीं, बट जो सिविलियंस हैं उनकी भी जान खतरे में आ चुकी है जब ऐसी गतिविधियां और बढ़ जाती हैं। आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो कि कांग्रेस नेता भी हैं और जो इस पूरे क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे क्या कुछ इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय हिंद युवराज, थैंक यू सो मच। जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पहलगाम हमले में जो हुआ और जो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? पहलगाम हमले के बाद सरकार ने 14-15 दिन तक क्या किया वो तो हमें नहीं समझ में आया। लेकिन जो दिखा उसके बाद जो हमारी सेनाओं ने एक्शन किए, सेनाओं को टारगेट दिया गया, सेनाओं ने उस टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त किया। सिर्फ 25 मिनट में बहुत स्विफ्टली, बहुत प्रिसिशन के साथ 9 टारगेट्स पर सेनाओं ने हमला किया और कहा गया कि ये आतंकवादियों के बंकर्स थे, आतंकवादियों के ठिकाने थे, ये सरकार ने कहा। सेनाओं ने बहरहाल इस पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें जो टारगेट्स दिए गए थे, वो हमने किए। इस ऑपरेशन का जो नाम है, उसे लेने में मुझे बेहद शर्म आती है, क्योंकि ये पहलगाम में हमारी जो 26 लोगों की हत्या हुई, ये उसके लिए एक भावुकता तो ज़रूर पैदा करता है, लेकिन अब तक उन चारों आतंकवादियों में से एक भी पकड़ा नहीं जा सका। तो दुखद ये है कि हमारी सेनाओं में या थंडरबोल्ट या आयरन फिस्ट होते थे। हमने महिलाओं का अपमान किया, हमने एक नाम दिया लेकिन उस नाम की हम इज़्ज़त नहीं रख सके। इस बात का मुझे बहुत क्षोभ है, अफ़सोस है। ए उसी समय पर मैं ये कहती हूँ कि सेनाओं ने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया। सेनाओं ने हमेशा इस देश का सम्मान बहुत आगे रखा। उन्होंने अपने जिस शौर्य के लिए वो जाने जाते हैं, लगभग मेरे ख़्याल से मुझे याद है 2006 में जब 250 के लगभग सुखोई 30 की हमारे यहाँ सप्लाई हुई थी, उसके साथ ही हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बन गए थे। लेकिन फिर भी हमारे कुछ 12 स्क्वाड्रन्स की कमी थी, लेकिन चौथी सबसे बड़ी वायुसेना और 5वीं सबसे बड़ी थल सेना, बहुत मायने रखता था ये सब। लेकिन आज सेनाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकवादियों ने हमला किया, हम उनके नाम तक नहीं जानते। ये कह दिया गया कि हमने 100 लोगों को मारा, यानी कि हमारे 26 लोगों की हत्या
करने वालों हत्या जिनकी हुई है उनका तो हम नाम जानते हैं, लेकिन वो 100 लोग एक भीड़ हैं, यानी कि हम उनके बारे में नाम भी नहीं जानते। इन सब चीज़ों का एक फौजी होने के नाते बहुत दुःख होता है। मुझे ये लगता है कि हमारे देश के लोगों की भावनाएँ अपनी सेना के साथ होती हैं, तो उनकी भावनाओं को आलोड़ित करके कोई भी गलत फ़ायदा उठा सकता है और इस तरह की राजनीति से हमें बचना चाहिए। तो युवराज मेरा ये टेक है कि जहाँ सेनाओं ने हमारे सम्मान की रक्षा की, अपने नाम को आगे बढ़ाया, वहाँ हमारी देश की सरकार हर मुद्दे पर फ़ेल होती हुई दिखी और ख़ास तौर पे 100 लोगों को मारा। उस 100 लोगों के नाम हम जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे 26 लोगों के नाम जिनकी हत्या हुई थी, पूरा विश्व जानता है। मेरा यही टेक है। अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था तो भारत सरकार ने यही चीज़ बोली थी कि हम बदला लेंगे, और उन्होंने एकदम से, जो हमने पहले भी देखा है उरी हमले में और जो पुलवामा हुआ था, जो एयर स्ट्राइक करने जो काइनेटिक एक एनर्जी यूज़ करना, मिलिट्री यूज़ करना, वो उन्होंने नहीं की थी इस बार। और जो कि एक धीरे धीरे करके, जैसे इंडस वाटर्स ट्रीटी को कैंसिल करना और भी डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए गए थे, फिर आखिर में जाके ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। आप ऑपोजिशन पार्टी भी इन सब चीज़ों का समर्थन कर रही है, तो उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखा जाए तो ये एक तरीके से सारे लोग, सारे क्षेत्र के लोग इस इन सब चीज़ों पे, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी सब लोग एकजुट हैं। देश के ऑपोजिशन की तारीफ करती हूँ, उनको सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने सरकार के साथ सीधे खड़े रहे, कोई सवाल नहीं पूछा, सरकार उनका अपमान करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सदन के नेता हैं, वो आए तक नहीं विपक्ष के लोगों से मिलने, यानी कि वो अपने आप को विपक्ष ने उसके बाद भी सिर्फ थोड़े शब्दों में ये ज़रूर कहा कि प्रधानमंत्री आते तो अच्छा लगता। लेकिन उसके बाद बीजेपी के हैंडल्स ने जो किया, वो 26/11 के और दूसरे चीज़ों के कारण जो हमारे प्रधानमंत्री जिनकी आज वो है भी नहीं हमारे बीच में, जो पूरे विश्व में सबसे अच्छे अर्थशास्त्री और एक अच्छे नेतृत्व की तरह जाने जाते हैं, उनके बारे में ऊटपटांग बातें करना शुरू कर दिया। तो जहाँ विपक्ष ने गरिमा रखी, वहाँ सरकार ने और उनके साथ के लोगों ने गरिमा को तार-तार कर दिया। विपक्ष सरकार के साथ था, लेकिन एक बात आपसे ये मैं पूछना चाहती हूँ और इसका सवाल आप दे नहीं पाएँगे क्योंकि किसी के पास है ही नहीं इसका जवाब, कि ये बताइए, आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा। उन आतंकवादियों की पहचान का दावा शुरू में किया गया कि एक संगठन ने उसका ज़िम्मा लिया है और बाद में वो संगठन मुकर गया। अब बताइए, कौन लोग जानते हैं कि वो कौन लोग थे? वो आए कैसे? आके चले कैसे गए? 26 लोगों की हत्या में वक़्त लगता है। हर एक से उन्होंने डायलॉग बाजी की। पहले पूछा, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़ो, मोदी से कह देना। इस तरह एक पूरी कहानी की तरह उन्होंने बात की, फ़िल्मी ड्रामा किया और चले गए। यानी कि कम से कम आधा घंटा तो लगा होगा ना? जाने गई हैं, तमाशा नहीं हो रहा है, एआई की कोई पिक्चर नहीं चल रही है। खून उबल जाता है कि आज भी हम नहीं जानते उन आतंकवादियों के नाम क्या थे, किसने भेजा, कैसे आए, कहाँ चले गए, आसमान निगल गया, ज़मीन खा गई, क्या हुआ? अच्छा, आप क्या जानते हैं कि हमने पाकिस्तान को उनके बारे में क्या जानकारियाँ भेजी? उनका हुलिया भेजा। हमने बोला ये आपके फलानी जगह में पाए जाते हैं, वहाँ ट्रेन किए गए हैं। क्या हमारे पास कोई प्रमाण था? हमने सीधे सेना का सहारा लिया। राजनाथ सिंह जी ने एक दिन पहले कहा, वही होगा जो देश चाहता है। तमाशा हो रखा है क्या? ये क्या आपको केवल सत्ता चाहिए क्या? हमको बताएँगे नहीं? कि वो लोगों को हमने आज तक पहचाना कि नहीं पहचाना? हमारे 26 लोगों के नाम पूरा विश्व जानता है, केवल भारत नहीं, पूरे विश्व को मालूम है वो कौन लोग जिनकी हत्या कर दी गई कोल्ड ब्लड में। तो आतंकवादियों का नाम हम क्यों नहीं जानते? और जो 100 मरे, उनमें से कम आधों का नाम तो बताइए कि क्या हमारा वो मिशन पूरा हुआ? क्या आपने जो देश की जनता को वादा किया था, वो पूरा किया? अरे बड़े सवाल हैं युवराज भाई। ये सारा कुछ एक गढ़ी हुई कहानी की तरह लगता है और प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति शर्मसार करती है जिसमें वो कहते हैं कि न्यूक्लियर अटैक की धमकी नहीं चलेगी। यानी कि आप उस धमकी के सामने झुक गए क्या? आज काफ़ी जगहों पे हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का वक्तव्य वैसे का वैसा छपा है। बार-बार कह रहे हैं ये नया भारत है, क्या नया भारत है? नया भारत होता तो एकाध आतंकवादी तो ज़िंदा पकड़ लेते। पुराने भारत में हम आतंकवादियों को ज़िंदा पकड़ते थे जिनको बीजेपी सरकार ने छोड़ दिया। तो इसका क्या करिएगा आप? हमारे देश की सेना के साथ, अवाम के साथ लगातार धोखा हो रहा है। हम इस धोखे को कब तक झेलें? हमारी सेनाएँ कहीं शौर्यवीरता में कम नहीं कर रही। हमारे सैनिक मारे गए हैं। मैं तो भावुक हो जाती हूँ कि हमारे लोगों ने
एक दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए भी सोचा नहीं, क्योंकि मिट्टी का सवाल था, मेरे देश की मिट्टी का सवाल था। लेकिन हमारी सत्ता ने क्या किया? इतनी गंदी राजनीति खेली। हमें बताइए तो सही कि आज तक हम पाकिस्तान को शत्रु देश क्यों नहीं घोषित कर सके? क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रमाण नहीं है? और अगर हैं तो देर किस बात की है? किस बात की देर है? इसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित करने में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या आप देशभक्त नहीं हैं? क्या आपको दर्द नहीं होता कि जिन लोगों की हत्या कर दी गई है, उनसे आपका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है? अरे वो हमारा परिवार है, हमारा देश है, हम भारत के लोग हैं, इस लोकतंत्र के नागरिक हैं। जो कश्मीर, जो हमारा हिस्सा समझ के गए थे, सरकार के भरोसे पर गए थे, उनके भरोसे का खून नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि वो आतंकवादी कौन थे, उनका नाम लेकर क्या हमने पाकिस्तान से उन्हें मांगा, और नहीं मांगा तो अब मांगिए। शत्रु देश घोषित नहीं किया तो अब करिए। क्या ये सवाल एक भारतीय होने के नाते हमें आंदोलित नहीं करते? तो अगर पिछले हफ्ते जो शनिवार को जो सीज फायर अनाउंस किया गया था, जो पहले डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया और इंडिया ने एक प्रेस ब्रीफिंग करी थी जिसमें उन्होंने घोषित कर दिया था कि सीज फायर एक अंडरस्टैंडिंग रीच हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एज अ विंग कमांडर आप उस सीज फायर को कैसे देखते हैं कि क्या उसकी अभी इस समय ज़रूरत थी? शर्मसार हूं, अपने देश के सामने शर्मसार हैं हम सारे वेटरन्स और हम सारे फौजी। हम एक उस लेवल पर थे कि हम पीओके को ले सकते थे। हमारी सेनाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन और पिछले 9 सालों से कमांडर कुलभूषण जाधव, जो एक पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। हम उनको छुड़ा सकते थे। बीएसएफ का जवान, जो एक सिपाही है, साहू है, जिसकी पत्नी इस समय गर्भवती है, वो अपने घर में एक नई पीढ़ी की शुरुआत करने वाले थे। वो व्यक्ति आज भी पाकिस्तान की जेल में है, पाकिस्तान के पास है। क्या हो रहा होगा उसके साथ? आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे क्रूर और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश ने उसके शरीर को साबुत रखा होगा? तो इन सब का जब कोई निर्णय नहीं हुआ, ना कुलभूषण जाधव जी के बारे में बात हुई, ना हमारे बीएसएफ के सिपाही को छोड़ने की बात हुई, कम से कम इतना तो कर लेते अगर आप 26 लोगों की हत्या का बदला नहीं ले सकते थे तो। ये सीज फायर, वो भी अमेरिका के कहने पर, वो भी उनके अलाय की तरह, बहुत दुख होता है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी याद आती हैं, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल लगातार घटिया टिप्पणियां कर रही है। उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता आकर टीवी चैनल्स पे गलत बयानी कर रहे हैं। याद होगा पूरे देश को, और हमारे जैसे लोगों ने तो हमारे होने के, पैदा होने के 1-2 साल बाद ही ये घटना हुई थी। हमारे पिता और माता इसके बारे में कितने गर्व से बताते कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए, और जब 7वां बेड़ा हमारी सीमा पर आकर खड़ा हुआ था अमेरिका का, तो कोई हम नहीं डरे। हमने उस समय रूस के साथ एक स्ट्रैटेजिक संधि की, जिसके कारण सुपर पावर हमारे से अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर पाया, और हेनरी किसिंजर और निक्सन के छटपटा जाने के बाद इंदिरा जी ने उनके सामने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने कहा आप बड़े देश होंगे, लेकिन हमारा देश छोटा होगा, तो भी आप हमें धमका नहीं सकते। हमारी सीमाओं में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये हमारे पास मिसालें हैं। लेकिन आज हमने क्या देखा? एक बेहद कमजोर राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसने ना केवल सरेंडर कर दिया, जिसने सीज फायर मान लिया, और जिसने गीदड़ भभकी दी, उसके बाद दोबारा सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो क्या इज्जत रह गई उस बात की? तो इस बात का हमें बहुत शर्मिंदगी है, एक फौजी होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते, कि ये सीज फायर प्री मैच्योर था। और उससे भी पहले जो हमारी सेनाओं से हमला करवाया गया, वो भी प्री मैच्योर था। कम से कम जो सबूत थे वो तो जुटा लेते, इतने कि हम उसको शत्रु राष्ट्र घोषित कर पाते। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? इतना तो कर ही सकते हैं ना, आज कर दीजिए घोषित। हम पूरी सरकार के साथ हैं, आज करिए घोषित, पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित करिए। ऑप्टिक्स मत करिए, ऑप्टिक्स मत करिए। मैं अभी हम डिफेंस एंगल की तरफ जाएंगे क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा इंडियन एयरफोर्स से आप बिलोंग करते हैं, आपने इतने साल सर्व किया है। आपके अनुभव के अनुसार बताइए कि ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट करना कि
कितना मुश्किल होता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि देखा जाए तो जो 9 जो टेररिस्ट कैंप थे, जैसे कि सियालकोट में हो, मुरीद के में हो, और भी जो अन्य लोकेशंस थे, वो पाकिस्तान के डीप इनसाइड जाके एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है। तो आपके अनुसार क्या क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, हमारी सेनाएँ चौबीसों घंटे, हर सीज़न में, हर महीने में ऑपरेशन मोड में रहती हैं और हम लगातार हर महीने ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ करते रहते हैं। या तो वो इंटरनल होती हैं, या वो जॉइंट सर्विसेज़ होती हैं, या फिर वो दूसरे देशों के साथ होती हैं। तो हम लगातार सक्रिय रहते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि कल को अगर युद्ध घोषित हो जाए तो हमारी सेनाएँ पूर्ण रूप से तैयार रहती हैं। और यही कारण है कि आर्म फोर्सेस की इतनी इज्जत है। आर्म फोर्सेस का जो प्रिसिशन है, खास तौर पे भारत की सेनाएं जो हैं, उनके निशाने चूकते नहीं। कारगिल में हमारा ऑपरेशन सफेद सागर हुआ था और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स ने एक बार और अपनी विश्वसनीयता दिखाई थी, जिसमें पाकिस्तान के सेनाओं की पूरी लॉजिस्टिक सप्लाई तोड़ दी गई थी। तो हमारी सेनाएं हमेशा तैयार रहती हैं। हमारे ऑपरेशन प्लान्स होते हैं। हमें अगर वॉर 10 दिन चलेगा तो उसके लिए कितना हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, अगर 20 दिन चलेगा और 30 दिन चलेगा तो हमारे पास कितना स्पेयर सामान होना चाहिए जो कि हमारी सेनाओं को सपोर्ट कर सके, ये सब हम लगातार तैयार रखते हैं। इसमें कभी कोई कमी नहीं हो पाती क्योंकि हम लगातार उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं। एक्सरसाइजेज में ये स्पेयर पार्ट्स खर्च होते हैं, लेकिन हम उन्हें दोबारा टॉप अप करते हैं। यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ हमारे देश की सेना नहीं करती। जब आप सेना की बात करते हैं तो मेरा सिर फ़ख्र से ऊँचा हो जाता है कि हमारी सेनाएँ जिस धार के साथ, जिस निरंतर सक्रियता के साथ, जिस प्रिसिशन के साथ लगातार तैयार होती हैं, उसके लिए ये पाकिस्तान तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। हम असल में चाहें, सेना जिस दिन हमारा हॉट वॉर जिस दिन घोषित हो जाएगा, पाकिस्तान इस दे विश्व के नक्शे पर नहीं रह जाएगा। ये मैं आपको भरोसा देती हूँ। तो जहाँ हमारे देश की सेनाएँ इस कदर प्रभावी हैं, इस कदर आगे फ्लैग लेके चलती हैं, वहीं जो हमारे साथ कल हुआ और जो हमारे साथ सीज़ फायर वाले दिन हुआ, वो देश की पीठ में छुरा भोंका गया है। इंडियन साइड से बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कही गई, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल्स जो रखी हैं ऑपरेशन के दौरान, और कैसे जो एक क्रॉस बॉर्डर जो सीज़ फायर उल्लंघन हो रहा है उसके ऊपर भी बात की। मुझे याद है कि जब कर्नल कुरैशी ने एक चीज़ कही थी कि जो ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं वो टर्किश ड्रोन्स हैं, और चाइनीज़ जो इक्विपमेंट्स है, वेपन्स हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपके अनुसार क्या इंडिया को इससे थ्रेट होना चाहिए कि जो फॉरेन मेड जो है एक बैकिंग पाकिस्तान को मिल रही है इस वॉर में? देखिए, ये थ्रेट का विषय नहीं है, हम ये सब बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन विषय क्या है? विषय ये है कि पाकिस्तान जैसा घटिया विश्व के मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उनको झूठे-सच्चे कुछ प्रमाण दिखाता है। पूरा विश्व का मीडिया उधर चला जाता है। हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, एकालाप करते हैं, मोनोलॉग, जिसमें कोई सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं, किसी को कोई प्रमाण नहीं। तो हमें डर इस बात का है कि हमारी विश्वसनीयता हम ऐसे कारनामों से खोते हैं। दूसरा देश हो, टर्की हो, चीन हो, सेनाएँ डरती हैं क्या? सेनाओं को तो काम ही है अपना सर्वस्व इस देश की माटी पर न्यौछावर कर देना। लेकिन शर्म तब आती है जब हम वर्ल्ड मीडिया को कुछ नहीं बता पाते। एक एविएशन सेफ्टी नेटवर्क की वेबसाइट है जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि 7 तारीख को, मई की 7 तारीख को सुबह के 2 बजे बठिंडा में हमारा एक रफ़ेल गिरा दिया गया, उसका सरकार खंडन तक नहीं कर रही है। सेनाएँ झूठ नहीं बोलती, इसलिए सेनाओं के नेतृत्व ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारे देश के नेतृत्व ने देश को ये नहीं बताया कि 3 गुना ज़्यादा दाम देकर जो जहाज हमने विश्व का प्रीमियर जहाज खरीदा, उस जहाज के साथ ऐसा हुआ कैसे? और अगर नहीं हुआ है, तो क्लियर शब्दों में बोलिए नहीं हुआ है। फौजी के रूप में जानना चाहती हूँ कि हमारी सरकार का सच लोगों के सामने कब आता है, और अगर ये सच नहीं है, तो पाकिस्तान के मीडिया को, विश्व के मीडिया को बुलाइए और बताइए कि ये सच नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दुखी करती हैं। ऐसे टर्की, चीन इन सब से डरने वाले ना हम हैं, ना हमारी सेना है।
अंत में मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि भारत सरकार ने ये चीज़ कही है और इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी जो ये चीज़ कही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी ऐसी स्ट्राइक्स होने वाली हैं? क्योंकि एक पॉज दिया गया है, जो सीज फायर जो अभी अनाउंस किया गया है उसमें एक पॉज है। तो क्या आपको लगता है कि और ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? देखिए, ट्रम्प का एक बयान आया और उससे ये समझ में आ गया कि सिंदूर का सौदा ट्रेड के खिलाफ कर लिया गया है। बहुत शर्मनाक बात है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से विक्रम मिस्री बहुत ही शांत और संयतता से चीज़ों को बरत रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, देश की गरिमा सामने रख रहे थे, उसके उलट हमने एक ट्रम्प के धमकाने पर, जो कि उसने खुद कहा और हमारी सरकार ने अभी तक ट्रम्प को कोई लताड़ नहीं लगाई है। उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं कहा है। ये नहीं कहा है कि ये हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इनकी हमारी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहा है क्या? हम डर गए हैं क्या? तो सिंदूर का जिसने ट्रेड के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया, वो व्यक्ति इस देश की महिलाओं द्वारा क्षम्य नहीं हो सकता, वो नेतृत्व क्षम्य नहीं हो सकता। ये भावनाओं को भड़का के और आपने हमारे साथ इतना बड़ा घात किया, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे मन में बहुत बड़ी टीस रहेगी और इस टीस के साथ भारत को तब तक जीना होगा, जब तक हम उन आतंकवादियों के सप्रमाण विश्व की कम्युनिटी के सामने बता नहीं देते कि ये इनके नाम थे, ये इस तरह से आए, इस संगठन के थे, पाकिस्तान में ट्रेन हुए और अब इसीलिए हम पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। इस चीज़ का हम इंतज़ार करेंगे, तब तक ये टीस जिसमें सिंदूर का सौदा कर लिया गया, ये बर्दाश्त नहीं है। शुक्रिया अनुमा जी, हमसे बात करने के लिए। आपने विस्तारपूर्ण से बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर एक अहमियत रखता है और क्या भारत सरकार को करना चाहिए उन 26 लोगों की जान लेने वाले 4 आतंकवादियों के खिलाफ। आप देखते रहिए बेनिफिट न्यूज़। और भी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।